इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो आंसर है इसका, पीतल तथा तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखे जाते हैं क्योंकि इनमें अम्ल मौजूद होते हैं जो इससे अभिक्रिया करके हानिकारक यौगिक बनाते हैं, जिसके कारणवश ये खाने लायक नहीं रह जाते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है, जो पीतल है वो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, ठीक है। तो पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखे जाते हैं क्योंकि इनमें अम्ल मौजूद होता है और ये अम्ल इन बर्तनों से अभिक्रिया करके हानिकारक विषैले पदार्थ बना देते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये खाने लायक नहीं रह जाते। इसीलिए हम इनमें खट्टे पदार्थों को नहीं रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया के पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर हमें अभिक्रिया 4 दी गई हैं, ABCD। इनका हमें पहले शब्द समीकरण लिखना है और फिर संतुलित समीकरण लिखना है। तो देखिए पहला है ए नंबर, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक से अभिक्रिया करता है। तो देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हो गया इसका शब्द समीकरण। अब इसका संतुलित समीकरण है, जिंक का फॉर्मूला होता है Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। तो यहाँ पे क्या होगा, जो Zn है वो SO4 के साथ रिएक्शन करके बना लेगा जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और H2 बचेगा तो वो बाहर निकल गया हाइड्रोजन। अब बी नंबर है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी से अभिक्रिया करता है। तो देखिए इसका शब्द समीकरण, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो तनु, उसका मतलब HCl होगा और यहाँ पर संतुलित बनाना है इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अब बनेगा क्या इससे, देखिए 2HCl का मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन, 2 H और 2 Cl, ठीक है। तो Mg के साथ Cl 2 हैं तो MgCl2 बना लेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और 2 हाइड्रोजन यानी H2 गैस बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन। अगला है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ रिएक्शन करता है। तो देखिए एल्यूमिनियम प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तो बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ एल्यूमिनियम का फॉर्मूला होता है Al, संतुलित बनाना है इसलिए यहाँ पर Al के साथ में 2 लिखा हुआ है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4, संतुलित बनाना है इसलिए 3 लिखा है। अब देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, प्लस इसमें 3 हाइड्रोजन गैस निकल जाएंगी 3H2। अगला है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोह के रेतन से अभिक्रिया करता है। तो देखिए लोहे का फॉर्मूला होता है Fe और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। यहाँ पर 2HCl का मतलब है 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे Fe और Cl2 ये बन जाएगा और H2 है 2 तो यहाँ पर H2 बाहर निकल गया हाइड्रोजन गैस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब HCl है और HNO3 है, इसका जलीय विलयन मतलब कि हम इसको जब जल में घोलते हैं तो इसमें अम्लीय लक्षण आ जाते हैं, जबकि अल्कोहल को पानी में घोलें या फिर ग्लूकोज को पानी में घोलें तो उससे अम्लीयता के लक्षण नहीं आते हैं। तो ऐसा क्यों? तो देखिए HCl और HNO3 आदि के जलीय विलयन में H+ आयन बनता है। जब HCl और HNO3 हैं, इन सबको हम जल में डालते हैं तो उससे क्या होता है, जलीय विलयन हो गया और उसमें H+ आयन बनता है और H+ आयन के कारण ही ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के जलीय विलयनों में H+ आयन नहीं बनता है। आप अल्कोहल को जल में डालिए या फिर ग्लूकोज को जल में डालिए तो H+ आयन नहीं बनता है। अगर H+ आयन बनता है तो वो अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करेगा
और H प्लस आयन नहीं बनता है तो वो अम्लीयता का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। इसीलिए अल्कोहल और ग्लूकोज का जब हम जल में घोलेंगे यानी जलीय विलयन होगा तो उसमें H प्लस आयन नहीं बनता है, इसलिए ये अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है, देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो देखिए जल की अनुपस्थिति में मतलब जब हम कोई अम्ल लें, HCl जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिया, HNO3 ये अम्ल है, ठीक है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको हमने जब जल में घोला तो H प्लस आयन बना और अम्लीयता का गुण प्रदर्शित हुआ। जबकि जल की अनुपस्थिति में अम्ल से H प्लस आयन पृथक नहीं हो पाते हैं, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं हो पाता है। केवल जल की उपस्थिति में ही H प्लस आयन अलग हो पाते हैं तथा अम्लीयता अभिलक्षण दर्शाने के लिए आयनों का बनना जरूरी होता है। तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में जल से अम्ल से H प्लस आयन अलग नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा इनके प्रमुख दो उपयोग लिखने हैं। तो धोने के सोडे का उपयोग क्या होगा, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में होता है। और दूसरा उपयोग है घरों की साफ सफाई के लिए होता है। और बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला है NaHCO3, बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। और दूसरा सोडा जो है इसका उपयोग अम्ल अग्निशामक के रूप में होता है, यानी कि एसिडिटी को दूर करने के लिए भी इसका यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। आर्द्र रोधी बर्तन का मतलब है ऐसा बर्तन जिसमें नमी ना पहुंचने पाए, एयर टाइट कंटेनर बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि आर्द्रता की उपस्थिति में यानी कि नमी की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर लेता है और ठोस पदार्थ जिप्सम बना लेता है। ठीक है, और जिप्सम जो होता है बहुत ठोस होता है, वो जल के साथ मिलकर के फिर जमने का गुण नहीं रखता है। ठीक है ना, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए। तो देखिए अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चूंकि सभी अम्ल H तथा सभी क्षार OH आयन बनाते हैं, इसलिए अम्ल और क्षार क्या बनाते हैं, अम्ल क्षार मिलकर के लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके दो उदाहरण हमने दिए हैं। पहला है NaOH प्लस HCl। तो बना क्या, देखिए NaOH में से Na और HCl में से Cl, तो Na और Cl मिलकर के बना दिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। और HCl का एक H बचा और NaOH का OH बचा, तो दो H हो गए, H2O बन जाएगा जल। इसी प्रकार से KOH है और HCl है, तो K और Cl आपस में मिल गए तो KCl बन गया और यहाँ से H2O बन जाएगा, जल बाहर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अम्लीय वर्षा क्या होती है, जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। यह वायुमंडल में उपस्थित SO2, C2, NO2 आदि गैसों के साथ वर्षा के जल के साथ मिलकर अम्ल बनाने के कारण होता है। ठीक है ना, अम्ल वर्षा क्यों बनती है, तो देखिए वायुमंडल में उपस्थित जो SO2, C2 और NO2 आदि गैसें हैं, ये वर्षा के जल के साथ मिल जाती हैं और अम्ल बना लेती हैं। ठीक है, जब अम्लीय वर्षा नदियों और तालाबों के पानी से गुजरती है तो यह नदियों व तालाब के जल का pH मान कम कर देती है, जिसके कारण जलीय जीवों का जीवित रहना कठिन हो जाता है। तो देखिए क्या बताया गया कि जो अम्लीय वर्षा है जब वो नदियों तालाबों के पानी से गुजरती है यानी पानी में मिल जाती है, तो जो नदियों और तालाबों का pH मान है वो बहुत कम कर देती है और कम करने की वजह से उसमें जो रहने वाले जलीय जीव है उनका जीवित रहना बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग क्या है? तो देखिए, इसका रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र MgOH होल ट्वाइस होता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं और इसका उपयोग क्या है? तो देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जल में घुल करके यह दूध जैसा दिखता है और इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है, मतलब एसिडिटी को दूर करने के लिए किया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जल में घुल करके दूध जैसा दिखता है और इसका उपयोग पेट की अम्लता यानी एसिडिटी को दूर करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित का कारण लिखिए। अब यहाँ पे हमें कारण लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, इसका कारण बताना है। क्यों? क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन उत्पन्न करता है जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। कहने का मतलब, यदि HCl आपने अभी पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर हम किसी भी अम्ल को पानी में डाल दें तो उससे अगर हम विद्युत प्रवाहित करना चाहते हैं, विद्युत का चालन करना चाहते हैं तो हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न हो जाते हैं जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगते हैं, जिसकी वजह से विद्युत का चालन होता है। अगला है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? तो देखिए, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक गैस कैसी है? शुष्क है। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को इसलिए नहीं बदल पाती है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है उसका फॉर्मूला है HCl, उससे H+ आयन अलग नहीं हो पाते हैं। सिर्फ जलीय माध्यम में ही H+ आयन बनता है। अभी हम कितने सारे क्वेश्चंस में देख चुके हैं, जल की अनुपस्थिति में H+ आयन नहीं बनेगा और H+ आयन नहीं बनता है, इसलिए लिटमस पेपर का रंग भी ये नहीं बदल पाती है। अगला है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? इस क्वेश्चन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से हमने देख लिया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अम्ल में जल की अनुपस्थिति में H+ आयन पृथक नहीं होते हैं, जिसके कारण अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं हो पाता है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझे हुए चूने और बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करेगा? तो देखिए, जब खेत की मृदा अम्लीय होती है तभी किसान इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं ताकि मिट्टी उदासीन हो जाए या उसका पीएच परास खेती के लिए उपयुक्त हो जाए। देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, किस परिस्थिति में इन चीज़ों का यूज़ करता है कोई किसान? तो देखिए, जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है, क्योंकि ये तीनों ही जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सभी क्षारीय माध्यम है, ठीक है ना? तो इन सभी को कब मिलाया जाएगा? जब मिट्टी में अम्लीयता ज़्यादा हो जाएगी। मिट्टी की अम्लीयता कम करने के लिए ही हम इसको मिलाते हैं ताकि अम्ल और क्षार दोनों का बैलेंस बन जाए और मिट्टी की जो पीएच परास है वो बहुत ही अच्छी हो जाए और हम उसमें आसानी से खेती कर सकें। अगला क्वेश्चन है, समझाइए क्यों सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन है जबकि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय है? तो देखिए, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ठीक है, तो इसका जलीय विलयन उदासीन होता है, मतलब इसमें विद्युत का चालन नहीं होता, जबकि या अम्लीय नहीं होता है, जबकि जो सोडियम कार्बोनेट है उसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन होता है और सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय इसलिए होता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड के आयनों और पानी के बीच कोई अभिक्रिया नहीं होती है। देखिए, सोडियम क्लोराइड की जो रिएक्शन है जलीय विलयन यानी जल से, तो सोडियम क्लोराइड के जो आयन है Na और Cl, वो जल के बीच में कोई अभिक्रिया नहीं करते, जबकि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में समान संख्या में H+ और OH- आयन होते हैं, इसलिए ये उदासीन रहता है। यदि H+ आयन की अधिकता होगी तो वो अम्लीय विलयन बन जाएगा और यदि OH आयन की अधिकता होगी तो वो क्षारीय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड के आयन हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं
और इसके जलीय विलयन में H+ आयन और OH आयन दोनों के दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, इसीलिए उदासीन होता है। जबकि सोडियम कार्बोनेट को जल में जब घोलते हैं तो यह आयनिक हाइड्रोलिसिस से गुजरता है, यानी कि ये जो इसके आयन हैं सोडियम कार्बोनेट के, वो टूट जाते हैं आपस में, और इस तरह के घोल में H+ कमजोर और OH मजबूत, मतलब कि H+ आयनों की संख्या कम हो जाती है और OH आयनों की संख्या बढ़ जाती है। तो OH आयनों की संख्या बढ़ने की वजह से ही ये जो विलयन है इसका जलीय घोल प्राप्त, इसकी जो प्रकृति है वो क्षारीय हो जाती है। इस चीज को आप बहुत ही अच्छे से कंफर्म रखिएगा। यदि H+ आयन बढ़ता है तो विलयन अम्लीय होता है, और यदि OH आयन बढ़ता है तो विलयन क्षारीय होता है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आई होप कि सारे ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।